नमस्कार साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सीएटी एग्ज़ाम 2023 के पार्ट फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट का जो साइंस के क्वेश्चन है उनके आंसर लेके। आपको खुशी होगी कि 17% साइंस के आए थे, ठीक है ना। तो मैं वो जो 17% कौन कौन से थे और उनको हमने किस प्रकार से टैकल करना था वो हम लोगों को करना है, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने जो है क्लास अटेंड की कंटिन्यू है ना, तो वो बच्चे तो 17 में से आराम से 15 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे और कुछ अप्लाइड तरीके से भी थे। तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरीके से उन प्रश्नों को कवर करना था। और अगर आप इन फ्यूचर किसी अन्य भर्ती परीक्षा के लिए भी अगर साइंस के क्वेश्चन को और बेटर तरीके से हल करना चाहते हैं तो आप साइंस की एक मेरी बुक है सामान्य विज्ञान सोडा सर नाम से, आप उस पुस्तक को खरीदिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 17 के 17 क्वेश्चन उस बुक में से निकले हुए क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आप इन चीज़ों को पढ़िए, कवर कीजिए और मैं आपको आंसर करवाने स्टार्ट करता हूँ। देखिए, है ना, एक एक क्वेश्चन को मैं रन कर रहा हूँ। एक हमारे पास क्वेश्चन है दृष्टि विस्मय दोष। अभी जस्ट 4-5 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था दृष्टि दोष का, ठीक है ना। और उस दृष्टि दोष के वीडियो में मतलब मैंने सारे दृष्टि दोष करवाए थे, उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने देखा है तो उसका निश्चित रूप से सही है। देखिए, इसमें दृष्टि विस्मय दोष यानी कि एस्टिग्मेटिज्म एक डिजीज है, ठीक है ना। और इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको एक्चुअल में इसका जो कारण है वो बता देता हूँ। वो होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, ठीक है ना। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, राइट। तो ये क्वेश्चन अपने को याद रखना था, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता जो है इसका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें देखो ऑप्शन बहुत अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, ठीक है ना। अगर कॉर्निया के ऊपर मतलब धुंधलापन आ जाए, कॉर्निया के ऊपर एक सफेद परत का निर्माण हो जाए तो ये मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट होता है, ठीक है ना। फिर ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के आगे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने, ठीक है ना, रेटिना से पूर्व प्रतिबिंब बने, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बने तो ये निकट दृष्टि दोष है, यानी कि मायोपिया, राइट। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की बात हो रही है। और यदि रेटिना के बाद प्रतिबिंब का निर्माण हो, ठीक है ना, तो ये दूर दृष्टि दोष है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि कॉर्निया जो है वो अपारदर्शी हो जाए, है ना, उसके ऊपर सफेद झिल्ली का निर्माण हो जाए तो ये मोतियाबिंद है। चारों ऑप्शन हैं और आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे अगर आपने इसको सही तरीके से डन किया होगा तो, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा हूँ, आप साथ साथ में चेक करते रहना, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलता रहे इन प्रश्नों को कैसे करना था। अब इसमें एक है किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक याद रखें आप, आभासी व विवर्धित। अच्छा, विवर्धित शब्द जो है उसका अर्थ यहाँ है बड़ा, ठीक है ना। आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब, राइट है मेरी बात। तो आपने ना एक पॉइंट तो यहाँ पर ये याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि वो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे प्रतिबिंब होते हैं, उल्टे नहीं होते कभी भी, ठीक है ना। तो इसमें जो जो ऑप्शन है मैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूँ, ठीक है ना, उत्तल दर्पण गौर से समझना है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की बात करूँ तो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी सीधा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है, राइट है ना। लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण तो इसमें सही सेट नहीं बैठेगा। समझ पा रहे हो ना, ये चीज़ें ध्यान रखने लायक है। उसके बाद में देखो एक ऑप्शन इसमें मैं समतल दर्पण को पहले कवर करूंगा, ठीक है ना, समतल दर्पण। तो आपने ये भी याद रखना है कि समतल दर्पण जो है ना वो क्या करता है, वो भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, आभासी सीधा, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वस्तु के बराबर, मतलब वो बड़ा नहीं बनाता। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो क्या है, अवतल लेंस, मैं इसको भी थोड़ा कवर करता हूँ, ठीक है ना, ये भी गलत है ना, उसके अकॉर्डिंग। हालांकि इसकी विशेषताएं जो है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ, विशेषताएं क्या है ना। तो 1 नंबर ऑप्शन मान लो मैंने ये कवर कर दिया, 2 नंबर मैंने ये कवर कर दिया, अभी इसके अंदर ये विशेषता होती है। आप वो काटा मार रहे थे तो कहीं ऐसा न समझ आए, है ना। तो उसके बाद में देखो एक और मैं बता रहा हूँ, नंबर 3 अवतल लेंस। तो ये थोड़ा और कवर कीजिएगा, अवतल लेंस। इसमें देखो आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस 2 कंडीशन बनती है, ठीक है ना। अवतल लेंस जो है ना वो भी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है,
ठीक है ना, और कैसा बनाता है सीधा, और कैसा बनाता है छोटा। यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की स्थिति एक जैसी है, ठीक है ना। आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखी है, आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं साइंस विद सोडा सर, तो आपको इसमें बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी इन चीज़ों की। मैंने इमेजेस भी डाली है उसमें, आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी है। और अगर आप ये इन तीनों चीज़ों से नहीं जुड़े तो आप बुक परचेज कर लीजिए। बुक में बहुत सारे ऐसे मैंने शानदार शानदार फैक्ट उसके अंदर जो है ऐड कर रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब टफ था, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत शानदार थी। अब समझिए इसको कैसे अपने जो है जज करेंगे। एक ऑप्शन मेरे पास है अवतल दर्पण। आप अब यहाँ पर है ना, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, ठीक है ना, उल्टा, और मोस्टली धीरे धीरे बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो अगर मैं यहाँ देखूं आभासी बड़ा, राइट, तो आभासी, तो ये दो प्रतिबिंब हैं, तीनों ऊपर वाले प्रतिबिंब आभासी थे, राइट है ना, लेकिन तीनों में दो तो छोटे थे, एक बराबर था, बड़ा कैसे बनेगा? और यहाँ जब मैं अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो अवतल दर्पण में आप क्या करेंगे, वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो गलत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अवतल दर्पण की एकमात्र परिस्थिति, एकमात्र स्थिति, अवतल दर्पण की एकमात्र स्थिति है यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, एकमात्र स्थिति। और आप सोच के देखिए कि एग्जामिनर ने कितना शानदार सोचकर इस क्वेश्चन को तैयार किया। मैं मानता हूं कि अगर एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन बनाने लग जाए तो बच्चों को जो है ना अच्छे टीचरों की जरूरत पड़ेगी। और वो अच्छे टीचरों से जो है ना, जो ट्रिक शामिल नहीं करते, जो ट्रिक ही नहीं पढ़ाते, उन टीचरों से बच्चे जो है पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो। क्योंकि ये क्वेश्चन रियल में बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि इसमें अवतल दर्पण जो है वो ऑप्शन बन सकता है क्या, क्योंकि अवतल दर्पण की वास्तविकता है कि वह वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, राइट है ना। लेकिन यहाँ पर इसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी स्थितियाँ हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़े हो तो मैंने इसके इमेजेस भेजी हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जो है ना, अवतल दर्पण की एकमात्र स्थिति यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो तो आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सब में वास्तविक उल्टा और बड़ा बनाएगा, सिर्फ एक परिस्थिति में आभासी सीधा और बड़ा बनाएगा। तो इसी परिस्थिति को उसने क्वेश्चन देके आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब का क्वेश्चन बना के जो इस प्रश्न को उसने पूछने का प्रयास किया। और मैं मानता हूं कि एग्जामिनर ने बहुत शानदार क्वेश्चन जो है यहाँ पर चुना है, ठीक है ना, बहुत अव्वल दर्जे का क्वेश्चन चुना है। और अधिकांश बच्चों की तो मतलब जो है समझ में ही नहीं आया होगा, और कई तो इसको है ना ये भी कहेंगे कि डिलीट करवाएंगे, आपत्ति लगाएंगे ना, ऐसे भी बच्चे मिल ही जाते क्योंकि उन्होंने सही तरीके से उसको कवर नहीं किया होता। अच्छा, एक चीज़ देखो, नंबर 3 ये क्वेश्चन हैबर विधि, मैंने बच्चों को जो है कई बार क्लास में है ना इधर उधर कई बार अधिकांश टाइम मैंने जो है हैबर विधि के बारे में बातें बताई है कि हैबर विधि बहुत फेमस विधि है, इसके बारे में पढ़िए। हैबर विधि अमोनिया निर्माण के लिए प्रसिद्ध विधि है, ठीक है ना। और आपने याद रखना है हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन इस्तेमाल होता है, उत्प्रेरक जो है इसमें होता है आयरन, ठीक है ना। इतना करते ही हमारा ये सही हो जाता है, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि हैबर विधि में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक यानी कि उत्प्रेरक कौन सा जरूरी है, ठीक है ना, कितना जरूरी है। तो आपको ये याद रखना था आयरन है ना। और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती, क्योंकि बहुत कम क्रियाशील गैस है, ये तभी क्रिया कर सकती है यदि टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो एक तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा, और एक प्रेशर जो है, ठीक है ना, प्रेशर जो है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो उच्च ताप व उच्च दाब की उपस्थिति में ऐसा हो सकता है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी अगर अधिक हो तो बात बनेगी लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें दे रखा है वो वाला। और टेम्परेचर प्रेशर जो है वो 200 ATM प्रेशर जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो हैबर विधि मैं आपको बता दूं एग्जाम में अनेकों बार आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने तब भी चर्चा की थी जब हैबर विधि जो है हम लोग क्लास में भी पढ़ते, तब भी मैंने बताया था कि LDC का 2016 का 2018 का
ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हैबर विधि को न पूछा, इतनी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो मैं सबसे पहले नंबर 4 में उत्तल लेंस का एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक, यहाँ पर अगर अपने बात करें तो सेंटर आ जाएगा, बीचों बीच फोकस आ जाएगा, यहाँ फिर फोकस आ जाएगा, ये F1 है, ये F2 है और ये C2 है, ये C1 है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, तो ये मुख्य अक्ष होता है x और x से डैश। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। किस जगह से गुजरती है, फोकस से, तो ये फोकस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट अपने को पूछना था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य फोकस से गुजरती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, डायग्राम से हम आराम से इस प्रश्न को जज कर सकते हैं और ये प्रश्न मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों ने सही किया होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, है ना, एक 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पीलिया तो सब बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, आरबीसी जब मृत हो जाती है ना, तो आपने याद रखना है मृत आरबीसी जो है वो हमारे लीवर के अंदर जाकर, ठीक है ना, एक जहरीला पदार्थ बनाती है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है ना, पिगमेंट है, एक प्रकार का एक जहरीला पदार्थ है। ओके, तो बिलीरुबिन नाम का एक जहरीला पदार्थ बना देती है। ठीक है ना, मृत आरबीसी जो होती है, और यह बिलीरुबिन हमारे बॉडी के अंदर एक वर्णक की भांति काम करता है और मल के साथ इसका उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, मल के साथ इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है और यह मल को कैसा रंग देता है, पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, और अगर इसकी मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो इसकी अधिकता से पीलापन देखने को मिलेगा और पीले प्रभाव को हम क्या बोल देंगे, पीलिया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बिलीरुबिन, राइट। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप आराम से इस प्रश्न को जो है मतलब समझ पाए होंगे और कर भी लिया होगा। ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, एग्जाम में आने लायक है। पीलिया तो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में देखो बेकिंग उद्योग में, यानी कि बेकरी में, है ना, कौन से कवक का यूज होता है। तो मैं आपको सीधा स्पष्ट एक बता देता हूँ कि जो भी बेकिंग सिस्टम होता है, यानी कि बेकिंग उद्योग जो होते हैं, बेकरी वगैरह, जहाँ पर केक वगैरह, पाव रोटी वगैरह जो बनती है, ठीक है ना, वहाँ पर कौन काम आता है, एक कवक काम आता है। ठीक, और ये कवक जो होता है ये कौन सा होता है, यीस्ट। ठीक है ना, यीस्ट इसको अपने बोलते हैं। ओके, या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं खमीर। वास्तव में यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है, यह एक कोशिकीय कवक है। ठीक है ना, एक कोशिका कवक है। तो ये बात अपने को याद रखनी है। मैं आपको बता दूं, हमारे रीट का जो पेपर हुआ था लेवल 2 का 2022 वाले में, उसमें भी यीस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं 2019 वाले में, उसमें भी आपको यीस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, और बेकिंग उद्योग वर्तमान में CET 2023 के एग्जाम में यीस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यीस्ट बहुत प्रसिद्ध है और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप रिपीट चीज़ें ज़्यादा पढ़ा करो, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से। जब लैब असिस्टेंट के एग्जाम पूछा गया था तो यीस्ट का बोटनिकल नेम पूछा गया था। ठीक है ना, जब रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो ये पूछा गया था यीस्ट क्या है, तो हम बताएंगे कवक है। और जब CET के पेपर में आया तो इसने क्या पूछा, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का यूज होता है, तो नो प्रॉब्लम, यीस्ट जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये तालाब इकोसिस्टम की बात कर रहा है। साथियों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, तालाब इकोसिस्टम लेटेस्ट अभी RAS का जो प्री पेपर हुआ था 2021 में 21-22 में, अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन हुआ था ना 2022 में, है ना, 21-22 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तालाब इकोसिस्टम में, है ना, जीवों के भार का पिरामिड क्या होता है, भार पिरामिड पूछा गया था, जो प्रतिलोमी यानी कि उल्टा बनता है। और उसी क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मान लो अब ये क्या पूछ रहा है, तालाब इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ किससे होती है। तो मैं आपको बता दूं, तालाब इकोसिस्टम में सबसे पहले अत्यंत ही सूक्ष्म जीव जो तैरते रहते हैं, है ना, उनको अपने बोलते हैं पादप प्लवक। मेरी बुक में एज इट इज सिंपल से सिंपल बातों को इसी तरीके से जो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। पादप प्लवक को अपने बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है ना, और फाइटोप्लैंक्टन, तो ये अपने को याद रखना है। अच्छा एक और मैं बता दूं, कई लोगों ने ना अपनी किताबों के स्क्रीनशॉट भेज रखे, है ना, और उसमें पादप प्लवक शब्द ही नहीं लिखा हुआ। ठीक, और ये प्रश्न आ गया जी, वो प्रश्न आ गया, सिर्फ तालाब इकोसिस्टम नाम लिखने से प्रश्न आ गया। तालाब इकोसिस्टम तो हर किसी किताब में लिखा हुआ है ना, पादप प्लवक तो कम से कम लिखो,
या फिर अगर आपने इतना ही करना है तो ये कम से कम ये तो चर्चा करो, उसमें प्लवक शब्द ही नहीं है। प्लवक का मतलब क्या होता है? तैरने वाले। कौन? प्लांट्स। ऐसे सूक्ष्म पादप जो तैरते हैं समुद्री जल के अंदर या किसी तालाब में या कहीं पर भी, उनको अपने पादप प्लवक कहते हैं, अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं। और फिर इनसे ऊपर जो आते हैं ना, वो आते हैं जंतु प्लवक, राइट, जंतु प्लवक, ठीक है ना, जिन्हें अपने जू प्लैंक्टॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आती है सबसे पहले, ठीक है। फिर इनके ऊपर छोटी मछलियाँ, फिर उनके ऊपर बड़ी मछलियाँ, फिर ऐसे करते करते क्रोकोडाइल, इस प्रकार से जो है आगे का इकोसिस्टम तैयार होता है, एक चेन बन जाती है। तो हमें याद रखना है कि उसका आधार जो है वो क्या है? प्लवक, पादप प्लवक है। तो इसमें प्लांट फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है ये अपने को कवर करना था, राइट, है ना। एक्वाटिक इंसेक्ट्स, कीड़े, कीड़ों का तो कोई आधार ही नहीं है। उससे पहले तो ऊपर स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस तो काफ़ी बाद की बात है। शुरुआत तो हमेशा पादपों से होती है। इस प्रकृति में शुरुआत हुई किससे है? पेड़ पौधों से। जंतु तो बाद में आए हैं, है ना। शुरुआत हमेशा किससे होती है? पादपों से होती है। तो ये पॉइंट अपने को इसी तरीके से रन करना था और साथ देना था इस प्रश्न का, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आप देखिए इन प्रश्नों को सोच कैसे रहा एग्जाम में, क्योंकि उसने लेटेस्ट RS के एग्जाम में पूछा 22 में, अब 23 में उसने पूछा कि जो वहाँ क्वेश्चन था वो तो था खाद्य पिरामिड से, अब की बार प्रश्न पूछ लिया कि उसका आधार क्या है ना, शुरुआत किस जगह से होती है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में एक 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा हूँ। एक है लिथियम और एक है मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसमें समानता की वजह बतानी थी। तो मैं आपको बता दूं, लिथियम भी धनावेशित होता है, ठीक है ना, और मैग्नीशियम भी जो है ये भी क्या होता है? धनावेशित होता है। और इनकी समानताएं तो काफ़ी हैं, लेकिन मुझे इसमें ये समानता लगी, लिथियम प्लस होता है, मैग्नीशियम प्लस 2 होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास से बन सकता है। हाइड्रोक्साइड क्या घुलनशीलता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो घुलता ही है, ठीक है ना, अघुलनशीलता तो हम नहीं कहेंगे। तो ये समानता है इनकी, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन अपने पास जो है बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए आप, ठीक है ना। अब वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसके अंदर हमेशा अगर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको आप कैसे कवर करने वाले हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ उस शब्द को। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन है ना, जीन जोड़ा। मैं तो आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप जब भी इस तरीके का प्रश्न देखें और अगर आपको ऑप्शन में एलील लिखा हुआ मिल जाए तो आप एलील को हाथों हाथ डन कर दो, ठीक है ना। क्यों कर दो, इसके पीछे कारण बताता हूँ। 2016 LDC एग्जाम, 2018 LDC एग्जाम, 2018 अब सुनना हमारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम, ठीक, 2020 फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है ना। वर्तमान में CET 2023। आपको क्या लगता है एग्जामिनर के यूं ही दिमाग में आ गया? वो लगातार पूछता आ रहा है ना, लगातार पेपरों में क्वेश्चन छप रहा है, एलील 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 एलील। क्यों नहीं पढ़े अपने इसके बारे में, ठीक है ना। एक इकाई लक्षण को निर्धारित करने वाले निर्धारक को विज्ञान की भाषा में जोहानसन ने जीन बोला था, मेंडल ने कारक बोला था, बैटसन ने एलील बोला, तो वर्तमान में एलील प्रचलित शब्द है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 3 शब्द बोल दूँ, ठीक है ना, सबसे पहले कारक शब्द आया था, फिर जीन शब्द आया था, फिर एलील शब्द आया था। एलील यानी कि विकल्पी जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है ना। तो कारक शब्द दिया था अपने मेंडल महोदय ने, ठीक है ना, मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है। फिर 1909 में जोहानसन आता है मेंडल के बाद, ठीक है ना, वो जीन शब्द देता है। फिर मॉडर्न जेनेटिक्स जब आती है ना तो बैटसन कौन सा शब्द देता है? एलील यानी कि विकल्पी। बहुत प्रसिद्ध है, 5-5 बार पेपरों में आ गया। अब इस प्रश्न को भी अगर अपने गलत करते हैं तो फिर गलती हमारी नहीं है साथियों, गलती हमारे गाइड की है जो आपको गाइड कर रहा है। अब वो गाइड कैसे कर रहा है वो आप देख लीजिए, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, है ना, रट दो रट दो रट दो, ऐसे तो पार नहीं पड़ने वाली भाई, है ना। स्मार्टनेस के साथ काम करोगे तो बात बनेगी। अब एक चीज़ देखो, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है? अब यहाँ ये जो अपच की बात कर रहा है ना, ये वास्तव में चर्चा कर रहा है अपने से किसके बारे में? देखिए मैं अपच शब्द यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ, इंडाइजेशन, ठीक है ना। और ये जो अपच है इसका मूल माध्यम क्या है? ये अमाशय से संबंधित बात है हमारे, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि अमाशय में एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। इसकी अधिकता से क्या प्रभाव देखने को मिलता है? एसिडिटी, ठीक। अब एसिड जो है इसको खत्म करना है तो इसका एंटी इफेक्ट जो है ना वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना, एंटी एसिड ढूंढना है। एंटी एसिड को हमने आपस में मिला दिया और क्या शब्द बना दिया? एंटासिड, प्रति अम्ल। तो इसमें एंटासिड ढूंढना था, राइट।
और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, हमारी रीट के पेपर में बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक। और मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे आरएस के पेपर में भी एंटासिड क्वेश्चन बन चुका है। एंटासिड कई हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब कौन है? ये एंटासिड है, यानी कि पेट की अम्लता को दूर करने वाले कारक हैं। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और कई बार इस प्रश्न को भी पेपरों में पूछा गया है और इस वजह से इस प्रश्न को यहाँ पर दोबारा जगह मिल जाती है ना। तो ये भी अपने बात कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बना है हमारे सामने और अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ, है ना। तो उस पर भी अपने बात करेंगे ताकि अपने को पता चलता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे सामने आ रहे हैं। अब कार्बन टॉपिक, कार्बन के साथ तो मतलब ये समझ लो कि उसके अंदर तो कुछ गया ही नहीं, एग्जामिनर जो है उसके ऊपर का एक क्वेश्चन पूछ लिया उसने ना। तो ये क्या पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन मैं क्रम दे रहा हूँ इसको। ये पूछ रहा है गुंबद जैसा, है ना, गुंबद के समान कौन सा मतलब जो कार्बन का अपरूप है वो अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो हम क्या बताएंगे, फुलरिन, ठीक है ना। अमेरिकी वास्तुकार बकमिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी और उसने इसको एक गुंबद के समान देखा, तो उसने अपने नाम का प्रयोग करते हुए कार्बन के इस क्रिस्टलीय अपरूप को क्या नाम दे दिया, फुलरिन नाम दे दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मेंटेन कर लीजिएगा दोस्तों। अब 12 नंबर क्वेश्चन समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मात्र ही 7वीं और 8वीं क्लास का गठन है, इस तरह वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, अब मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक। जब आरबीसी की संख्या 600 होती है ना, तो इसके अनुपात में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, 1 होती है। बस आप यहीं से समझ लीजिए, डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। बस कुछ चेक नहीं करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो के बारे में बात पूछी गई थी, लेकिन उसने रेशियो न पूछ के और थोड़ा सा उसने इस प्रश्न को क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है रुक कर रहे हैं और उम्मीद है आपको ये मेरा अभ्यास जो है ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों आपको जो है ये बता रहा हूँ। अब एक चीज़ देखिए, पुनेट स्क्वायर, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पुनेट स्क्वायर, यहाँ एक है ना, हम लोग है ना, ये पुनेट स्क्वायर तो इसमें शब्द आ गया, ठीक है ना। हम लोग इसको पता है क्या करते हैं, जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ा करते हैं ना, अनुवंशिकी पढ़ा करते हैं, तो हम लोग इसमें कुछ ऐसे मतलब क्रॉस बनाया करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो इनके बीच में जब क्रॉस होता है ना, तो हम लोग क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसको हम लोग, मैं चेकर बोर्ड बोलता हूँ जैसे, ठीक है ना, इस तरीके से कैपिटल टी, और जब मैं इसका चेकर बोर्ड बनाऊंगा ना, इसका एलील बना के, तो स्मॉल टी और फिर पहला कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल F1 PD, ऐसे हम लोग कुछ करा करते हैं। और ये 8वीं क्लास में भी है, बड़ी सामान्य बात है। ये जो चीज़ हमने की है ना, ये वाला ये जो बॉक्स हमने बनाया है, बस इसी को, क्योंकि ये स्क्वायर स्ट्रक्चर में बनता है ना, स्क्वायर मतलब एक वर्गाकार आकृति में बनता है, इसलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं किससे संबंधित हैं, अनुवंशिकी से संबंधित है, राइट। तो ये इसका संबंध किससे है, चेकर बोर्ड का संबंध किससे है, कहने का मतलब ये जो परीक्षण हम लोग कर रहे हैं इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध नो डाउट जेनेटिक्स से है, अनुवंशिकी से है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है किसी बच्चे ने गलत कर दिया हो, क्योंकि पुनेट स्क्वायर शब्द उसने सुना नहीं होगा, तो इसलिए हो सकता है उसने गलत कर दिया हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया किसी ने लगा लिया होगा तो शायद गलत न भी करने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इस प्रश्न को सही कर लिया हो। बाकी अगर ये गलत होता है तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये अधिकांश बच्चों का गलत होगा, है ना। तो अब देखिए अपने आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा अगर वैसे देखें तो ये हो सकता था, है ना, क्योंकि स्क्वायर यानी कि एक वर्गाकार आकृति जैसा एक स्ट्रक्चर तो इसी में बन रहा है, चेकर बोर्ड जिसको अपने बोलते हैं वो वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्रम में जो है आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात आप सिर्फ इतना पढ़ दो, सिर्फ इतना पढ़ दो, जैसे दूध से क्रीम का पृथक्करण, बस इतना ही आप इस जगह पर जो है ना ये थोड़ा सा सीख लो। और ये क्या कर रहा है, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है, दूध द्रव है उसको घुमाया जाता है, ठीक है ना, सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर, हल्का मतलब क्रीम ऊपर आ जाती है ना, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब केंद्र सेंट्रीफ्यूगल, आपने नोटिस किया होगा
दूध से क्रीम का पृथक्करण करते हैं तो ये कौन सी विधि होती है? अपकेंद्री विधि होती है, ठीक है ना। जिस यंत्र में ऐसा काम करते हैं उस यंत्र का नाम क्या है? गर्बर सेंट्रीफ्यूज मशीन, गर्बर सेंट्रीफ्यूज मशीन, गर्बर सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हम लोग अपने गांवों के अंदर जब डेयरी पर दूध देने जाते हैं तो वो गर्बर सेंट्रीफ्यूगल मशीन का उपयोग करके ही जो है फैट का परीक्षण करता है और फैट का पैमाना चेक करता है और बताता है कि कितना मतलब जो है दूध का रेट लगेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ब्यूटारोमीटर की सहायता से अपने इसका परीक्षण जो है वो किया करते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है सर्वग्राही, ठीक है ना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछ रहा है। तो अपने इसमें देख रहे हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही, राइट। अब एक चीज देखो, सबसे पहली बात, सर्वग्राही है कौन? ए बी, लेकिन यहाँ ए बी पॉजिटिव। अब यहाँ अगर मान लो कोई बच्चा बाई चांस कंफ्यूज हो भी गया हो, ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने मेरे टेलीग्राम में मैंने क्विज डाली है इन प्रश्नों की, ठीक है ना, बार बार क्विज डाली है कि इन प्रश्नों को देखो, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ए बी पॉजिटिव करना था। क्यों करना था? क्योंकि ए बी पॉजिटिव में 3 एंटीजन्स हैं, ए बी है, बी बी है और आर एच भी है। तीनों ही एंटीजन इसके अंदर है, तो ये किसी से भी रक्त ले सकता है, ये चीज़ है। और बाकी इस टॉपिक को मैंने यूट्यूब चैनल पर करवा भी रखा है। अगर आप सोडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर ब्लड ग्रुप सर्च करेंगे तो मैंने कंप्लीट ब्लड ग्रुप टॉपिक को जो है एक्सप्लेन किया हुआ, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरह से जो है मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा और आप सभी डाउट्स आपके क्लियर भी हो जाएंगे। और अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मलेरिया, ये मलेरिया की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। और मलेरिया में एक सिनकोना ऑफिसनेलिस नाम का वृक्ष जो है उसकी छाल से, सिनकोना ऑफिसनेलिस नामक एक वृक्ष होता है, ठीक है ना, ऑफिसनेलिस, इसकी जो छाल होती है ना, इसकी छाल से मतलब एक मेडिसिन तैयार की जाती है और उस मेडिसिन का नाम क्या है? कुनिन। आप सभी जानते हैं कि मलेरिया में कुनिन दवाई दी जाती है और ये किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना ऑफिसनेलिस नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है ना। और इसमें बाकी निकोटिन, निकोटिन तो तंबाकू में होता है, ठीक है ना। सिनकोनिन नाम का मेरे हिसाब से तो कोई एल्कोलॉइड है नहीं। और एट्रोपिन, ठीक है ना, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा जिसको बोलते हैं, उसमें होता है। तो इसमें तो कुनिन ही बच गया सीधा, है ना। तो आप इसको आराम से जो है जज कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को भी कवर कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। मुझे लगता है क्वेश्चन की संख्या 17 से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। मैंने मोटा मोटा गिनती की थी तो मुझे लगा 17 क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन जो है वो 17 से ज़्यादा जा रहे। तो देखते हैं अपने इसमें 17 नंबर क्वेश्चन तो अपना आ ही गया। अब ये क्या कह रहा है? सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। देखिए इसका भी मैंने डायग्राम भेजा है, अपनी बुक में भी एक्सप्लेन किया है, टेलीग्राम में मैंने इसकी क्विज भी डाली है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपने इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ सघन माध्यम है, ठीक है ना, यहाँ विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश, ये प्रकाश मान लो यहाँ से इस बिंदु पर पहुँचता है तो ये आपतन बिंदु बनेगा और यहाँ पर एक काल्पनिक अभिलंब खींच दिया जाएगा, राइट। और ये अभिलंब से क्या बन जाएगा? आपतन कोण बन जाएगा। अभिलंब से प्रकाश दूर हटेगा इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? अपवर्तन कोण बन जाएगा, है ना। ये इंसिडेंस एंगल एंड ये रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एंगल जिसको अपने कह सकते हैं, यानी कि अपवर्तन कोण मैं कह सकता हूँ। अगर मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता हूँ, मान लीजिए अब आपतन कोण का मान देखो क्या हो गया? बढ़ गया, आपतन कोण बड़ा हो गया, राइट। तो क्या होगा इस जगह पर? मान लो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यहाँ जो एंगल बनता है, कितने डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री का। इसी को अपने क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री पर जो क्रिटिकल एंगल बन रहा है ना, ये कहाँ बन रहा है? एक तो काल्पनिक अभिलंब और एक जो अपवर्तित किरण है, उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्रांति कोण के बराबर, तो अपवर्तन कोण होता है, तो अपवर्तन कोण भी तो 90 डिग्री है। भले ही आप इस अपवर्तन कोण को अगर आप ये नीचे वाले मुख्य अपने जो इसको बोलते हैं काल्पनिक अभिलंब, इसके अनुदिश भी अगर अपने चेक करेंगे तो भी 90 डिग्री का, इसके देखेंगे तो भी 90 डिग्री का। तो क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। और अपवर्तन कोण का मान भी कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन था,
ठीक है ना। और इसमें आप जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री एंगल जो है 90 डिग्री एंगल जो है वो मानेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 18 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपने बात करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ किस तरीके का जो है क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों अब हमारे सामने प्रश्न आता है सर्वदातारक समूह। देखो अब उसने अब वहाँ से मैं यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन उठा लेता हूँ। देखिए यहाँ सर्वग्राही पूछा, यहाँ वो उसी पेपर में क्या पूछ रहे हैं, सर्वदाता। सर्वदाता होता है जीरो नेगेटिव। सर्वदाता जीरो नेगेटिव क्यों है? जीरो नेगेटिव, मैं इसको जीरो नेगेटिव बोलता हूँ, वास्तव में जीरो नेगेटिव ही होता है। हम लोगों ने इसको ओ नेगेटिव बोलना स्टार्ट किया क्योंकि जीरो क्या करती है, अंग्रेजी के ओ अक्षर से मिलती है, इसलिए हमने ओ नेगेटिव कहना स्टार्ट कर दिया। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें एंटीजन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, आर एस भी नहीं है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है। जब इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा तो ये हर किसी को जो है हर किसी के बॉडी में जा सकता है, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या बन जाता है, सर्वदातारक समूह बन जाता है। अब वहां पर क्योंकि नेगेटिव शब्द नहीं दिया हुआ तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि इसने जीरो लिख रखा है। और उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न जो है ना 100% लोग जो हैं वो सही करने वाले हैं। अगर इसको भी कोई गलत करता है तो उस बच्चे को जो है तुरंत प्रभाव से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है, भले ही कहीं भी ज्वाइन करे, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है सर्वग्राही वाला, और उम्मीद है कि इस प्रश्न को भी विद्यार्थियों ने जो है सही किया होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक जानकारी दे दूं। मेरा मन है कि अगर अपने इंस्टीट्यूट सोडा क्लासेस के जो बच्चे हैं उन्होंने पेपर दिया तो मुझे लगता है कि जीके का तो, क्योंकि अभी मेरे को कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि मैं तो जीके का हूँ नहीं, मैं तो साइंस का बंदा हूँ, तो साइंस के क्वेश्चनों से शायद निराश नहीं हुए होंगे, है ना। और 18 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना। मैंने हमेशा से बच्चों को बोला कि सीईटी के एग्जाम में कम से कम प्रश्न आएंगे 15 से ऊपर, या 15 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो, तो 15 से ऊपर ही रहा है आंकड़ा 18 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ के गए हैं उन्होंने 18 में से मेरे सब्जेक्ट में जो है 15 या 15 से प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा इसी तरह से जो है इस साइंस का प्रॉफिट उठाते रहेंगे, साथ में जुड़ते रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ेंगे, और बुक भी परचेज़ कीजिए। जिन्होंने परचेज बुक नहीं किया, बुक में बहुत अच्छा मैटर है, मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ मैंने सीईटी की स्पेशल साइंस की एक टेस्ट सीरीज भी रन की थी, उसमें से भी मैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि उसी में से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, जैसे कि वो हमने एक पढ़ा था, आपने नोटिस किया होगा, वो आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब वाला, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उस प्रश्न को अगर किसी ने सही किया तो रियल मायने में वही एक अच्छा कंपटीटर है इस कंपटीशन की दुनिया का। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पुनः हम लोग जो है अगले शिफ्ट नंबर 2 जो उसमें साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनके वीडियोज़ के साथ मैं कल फिर आपसे मिलूंगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और अपने साथियों के साथ ज़रूर इसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।